डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। जैसे कुछ एक टर्म हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसको हम म्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ टर्म और आती हैं जिनमें से एक है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के द्वारा। देखो व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं, देन इट इज द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज दैट मटेरियल। सो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलिनाइड और टोराइड। यदि हम किसी सोलिनाइड की बात करते हैं या फिर किसी टोराइड की बात करते हैं, तो किसी सोलिनाइड या टोराइड के अंदर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, एंड वहाँ पर हमने एक्सप्रेशन क्या निकाली थी कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये जो सोलिनाइड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इस टर्म में n क्या है? n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस सोलिनाइड, और I क्या है? I इज करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न, या करंट फ्लोइंग दिस सोलिनाइड, या हम टोराइड की बात करते हैं, जो भी हम केस लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्लियर है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर Ni। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है Ni, इसी का नाम क्या है? H। This H is known as मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। देखो ये जो सोलिनाइड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो कितना आया? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मतलब एक्चुअल में बी है वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, H इज इक्वल टू एन आई। देखो कैसे, ये मैं कैसे बता रहा हूँ। मान लो ये अपने पास में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब इस कंडक्टर में से हम करंट आई को पास करते हैं तो क्या होगा? इसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब जितना अधिक हम करंट पास करेंगे उतना अधिक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उतना ही ये फील्ड क्या करेगा? इसके नज़दीक हम किसी मटेरियल को लाएंगे तो उसको उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? ये अफेक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? ये मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये जो H, हम ये कह दें कि जो H किस पे डिपेंड कर रहा है? I पे। दूसरा N इज नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी अधिक टर्न्स यूनिट लेंथ में ज़्यादा होंगे उतना ही अधिक क्या होगा? ये जो फैक्टर है Ni, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब हम ये कहते हैं कि अब ये Ni मिलकर क्या करेंगे? इसकी यूनिट लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे। सो दिस Ni का नाम ही क्या हो गया? H। सो दिस H इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, दिस H इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन ऑफ H इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस सोलिनाइड के अंदर या टोराइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही डायरेक्शन किसकी होंगी? H की डायरेक्शन भी सेम होंगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की होती हैं, राइट। इसी प्रकार से यदि हम इसकी यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ H, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ H? तो यहाँ से देखो क्लियर है, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I क्या है? करंट। करंट के लिए यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। और N था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स इसके बटे में क्या है? लेंथ। तो लेंथ के लिए यूनिट क्या हो गया? मीटर। सो यूनिट ऑफ H इज एम्पियर पर मीटर। ये थी हमारे पास में डेफिनेशन मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सो इसका मीनिंग क्या है कि जब हम किसी मटेरियल को पुट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करता है। जैसे हम सपोज यदि यहाँ पर हम सोलिनाइड के अंदर वैक्यूम की जगह, या सपोज जैसे टोराइड की बात करते हैं, टोराइड को जैसे ये अपने पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, और रिंग को जब इस मटेरियल पे वायर को इस मटेरियल पे वाइंड करते हैं, तो इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? B इज इक्वल टू म्यू एन आई।
अब म्यू नॉट की जगह क्या ले लिया हमने, म्यू। म्यू क्या हो गया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, जो यहाँ पर हम मीडियम यूज कर रहे हैं उसके लिए। सो यदि वैक्यूम है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, म्यू नॉट एन आई। मीडियम है तो क्या आ जाएगा, म्यू एन आई, राइट। सो देखो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में अब ये जो एक्सप्रेशन है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। दिस एन आई इज नोन एज H, और इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट H। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है हमारे पास में वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स देखो, जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आएगा वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी, और दूसरा उस मटेरियल की अपनी खुद की एबिलिटी कि वो अपने आप को कितना मैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक तो जो अब आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है या आप कितना कैच कर पाते हो वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो मेरी एबिलिटी और एक आप लोगों की एबिलिटी। तो जो मेरी एबिलिटी है उसका तो हमने नाम क्या दे दिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो उसका नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसी प्रकार से जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिज्म आएगा वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी, उसका नाम तो हमने क्या रख दिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब दूसरा एबिलिटी किसकी है, मटेरियल की खुद की अपने आप की जो एबिलिटी है कि वो अपने आप को कितना मैग्नेटाइज करेगा, उस एबिलिटी का नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो वो अपने आप को किस हद तक मैग्नेटाइज करता है, इसका नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो ये हमारे पास में कोई भी, सपोज दिस इज एनी मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो इसके अंदर जो टोटल जो मैग्नेटाइजेशन आएगा वो किस बात पर डिपेंड करता है, कि वी नो दैट एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स। और हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि एटम का क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो जब इस मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो इसके जो अंदर जो एटम्स हैं वो अपने आप को कितना मैग्नेटाइज कर लेते हैं, मतलब इसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, वो क्या होगी, इसकी अपनी खुद की एबिलिटी है कि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो अपने आप को किस प्रकार से मैग्नेटाइज कर रहे हैं। वो जो एबिलिटी है उसी एबिलिटी का नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट। सो हम ये कह दें कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना वो किस बात पर डिपेंड करती है, इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या इसके अंदर जो नेट मैग्नेटाइजेशन आया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सपोज मैं ये कह दूं कि इसका जो नेट मैग्नेटाइजेशन है m और इस मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो कितना मान लेते हैं v, तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, that is I is equal to m by v, and we know that magnetic moment is m into 2L upon में वॉल्यूम। वॉल्यूम की यदि हम बात करते हैं देन वॉल्यूम को we can write as a into 2L where a is area and 2L is length of magnetic dipole। देन यहाँ से हम 2L से 2L को कैंसिल कर देंगे तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू एम बाई ए, दैट इज यहाँ से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। नाउ इफ यू फाइंड द यूनिट्स ऑफ I, तो यहाँ से देखो यूनिट क्या आ जाएंगी, हम चाहे यहाँ से डिफाइन कर लें या यहाँ से निकाल लें। magnetic m is magnetic moment, v is volume, and we know that unit of magnetic moment is magnetic dipole moment is ampere meter square, वॉल्यूम के लिए क्या होंगी, मीटर क्यूब, तो अगेन यूनिट क्या होंगी इसके, एम्पेयर पर मीटर। एंड आल्सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I is a
वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो मैं जो बात कर रहा हूँ कि नेट मैग्नेटाइजेशन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि जो कोई भी मटेरियल है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हर एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो सकता है कि किसी एक एटम का इस डायरेक्शन में हो तो अगले का इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी एटम का इसमें हो किसी का इस डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, कुछ एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन बच जाता है। तो जो नेट मैग्नेटाइजेशन बचा, यदि उसको हम वॉल्यूम से भाग कर देते हैं तो उसका नाम क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट। सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड यूनिट्स इज एम्पियर पर मीटर। सो देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो है हमारे पास में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लेटर के द्वारा, x को हमने थोड़ा सा इटैलिक कर दिया और m का मतलब मैग्नेटिक की बात हो रही है। इस लेटर को हम रीड करते हैं काई, CHI और KAI, काई से इसको हम रीड करेंगे और रिप्रेजेंट करते हैं x को हमने तिरछा कर दिया। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये रेशियो होता है, किस किस का रेशियो है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं I के द्वारा, हम स्टडी कर चुके हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को H के द्वारा। सो जो हमारे पास में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जाती है, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो देखो यहाँ से क्लियर है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H दोनों की यूनिट सेम है, हम यूनिट दोनों की यूनिट को डिफाइन कर चुके हैं, एम्पेयर पर मीटर। सो वी कैन से दैट दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज यूनिट लेस और इट इज प्योरली ए नंबर। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए हम इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट टेल्स हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें क्या बताती है कि किसी मटेरियल को हम कितनी आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि इफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज हमने क्या कहा, इट इज़ प्योरली ए नंबर। अब देखो किसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ यदि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का m इज वेरी ग्रेटर देन 1, यदि इसकी वैल्यू 1 से काफ़ी बड़ी होती है तो इस प्रकार के मटेरियल को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस प्रकार के मटेरियल होते हैं विच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड फॉर विच परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड। इसी प्रकार से यदि वैल्यू ऑफ m दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, मतलब बहुत बड़ी नहीं है लेकिन 1 से बड़ी है और पॉजिटिव में हो, इफ वैल्यू ऑफ m इन बोथ केस इज पॉजिटिव, तो इस प्रकार के मटेरियल को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। मतलब इस प्रकार के मटेरियल को भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इफ वैल्यू ऑफ इज लेस देन 1, दैट इज यदि की वैल्यू नेगेटिव हो तो इस प्रकार के मटेरियल को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमें क्या बताती है कि कोई मटेरियल किस प्रकार का है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। या यूँ कह दें कि यदि किसी मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में तो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके जो डेफिनेशन क्या कहती है कि हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, ये बताती है हमें ससेप्टिबिलिटी। तो यदि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव में, इट मीन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो हम इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल की टाइप्स को बता सकते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। यदि हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करें, नाउ इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर, तो ये जो ग्राफ आता है वो हमें इस प्रकार की शेप का मिलता है। अब देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है
कि यहाँ पर एक पॉइंट होता है और इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें वी गेट 3 डिफरेंट रीजन। एक रीजन ये हो गया, एक ये वाला रीजन है और एक इसके आगे वाला रीजन है। तो ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट के लेफ्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है इट रिप्रेजेंट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो यहाँ से क्लियर है क्योंकि जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी काफ़ी हाई है, ग्रेटर देन वेरी हाई, वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये तो मटेरियल कौन से हो गए? फेरोमैग्नेटिक। अब यदि हम फेरोमैग्नेटिक के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये वाला जो टेम्परेचर है, दिस इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ग्रेटर देन 1 बट नॉट वेरी हाई। अब यदि और आगे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आगे रीजन कौन सा आ जाएगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए रीजन आ जाता है। तो ये था हमारे पास में कुछ एक टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।